हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। हम लेके आए हैं आरआरबी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। और जैसा कि ग्रुप 5 में बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है और बच्चों के भी बहुत सारे बच्चों के सिलेक्टेड नंबर आए हैं। इसी तरह कोशिश करेंगे कि आरआरबी की जो प्रिपरेशन है आपकी उसको भी बेटर बना सकें। इसीलिए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन के साथ साथ में हम कुछ ऐसे संभावित पेपर भी लेके आने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेटर साबित हो सके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी के 2019 का कुछ प्रीवियस पेपर है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जितने भी बीएमएलटी डीएमएलटी के जो स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं उनको सभी को शेयर कर दें, ताकि अभी 26 अप्रैल को जो होने वाली आरआरबी की एग्ज़ाम है उनको बहुत ही बेनिफिटेड हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यारों में शेयर कर दिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आपके हिसाब से तैयारी करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि किसका क्या आंसर है। जैसे डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आता है आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, नेग्रोसिन सॉल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर। नेग्रोसिन घोल को निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए, नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल्स के लिए, या सिंपल स्टेनिंग के लिए, या ग्राम स्टेनिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शंस भी सभी चीज़ें हिंदी इंग्लिश में दी गई है। तो आप अगर हिंदी मीडियम है तो आपके लिए भी सफिशेंट है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। ठीक है, तो आप दोनों मीडियम में आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आंसर आप जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी सी करके आप उसको कमेंट्स में बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा कुछ टिकी टाइप से के रहते हैं, तो वही हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे हिसाब से हम तो बता ही देंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को पहले तो चार ऑप्शंस को समझो कि चार ऑप्शंस में किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर हम तुक्का भी मार लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा तुक्का किस तरीके से सही जाना चाहिए। जैसे हमने तो पढ़ के तो रखा है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग किसके लिए होता है, वो हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ठीक है, तो इतना हमें पता है। और इसका रिएजेंट भी अपने को पढ़ना है कि जो एसिड फास्ट का जो रिएजेंट है वो कार्बल फ्यूचर्स है। ठीक है, कार्बल फ्यूचर्स उसका प्राइमरी है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। और सिंपल स्टेनिंग तो हम सिंपल जो स्टेनिंग होते हैं वो नॉर्मली हम बैक्टीरिया का जो साधारण जो नॉर्मल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए करते हैं। ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग की बात की जाए तो ये बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने बता दिया था जैसे कि ग्रुप 5 में हमने बहुत ही अच्छे कंटेंट डले हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि बहुत अच्छे कंटेंट है और कुछ बच्चों के सिलेक्टेड नंबर भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखना है तो हमारा जो तुक्का है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें आंसर नहीं आ रहा फिर भी तुक्का लगाने का भी एक ट्रिक होता है। पहले चार ऑप्शंस को पढ़ो कि भाई इसमें तो ये आता है, इसमें तो ये आता है, हो सकता है इसका यही आंसर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे ए को हटा देंगे। जो अब बारी आ गई निग्रोशिन। ठीक है, हमने पढ़ा तो एक कैप्सूल के लिए एक इंडिया इंक जो इंडिया इंक स्टेनिंग है वो यूज़ करते हैं और नेगेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तो नेगेटिव मेंशन कर दिया, नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल बोल दिया इसमें। ठीक है, लेकिन उसका रिएजेंट पूछ लिया है। तो जो निग्रोसिन सॉल्यूशन किसके लिए करते हैं हम लोग, वो नेगेटिव स्टेन में ही हम लोग जो हमारा कैप्सूल्स होता है, ठीक है, या नेगेटिव स्टेन होता है उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो निग्रोसिन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, आप भी आंसर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है एक आपके प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, तो तुक्के लगाना और उसका राइट करना दोनों तरीके से आप इसको सीखें। चलिए, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी, नेगेटिव स्टेनिंग के लिए हम लोग नेग्रो सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। दोनों तरफ से तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सैंपल ऑफ स्किन स्कार्पिंग आर ऑब्टेन यूजिंग। जो हमारा स्किन का जो सैंपल लेते हैं स्क्रैप करके लेते हैं वो तो किससे लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का था। अब ये जो क्वेश्चंस आया ये हिस्टोलॉजी का क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, तो इसमें जो स्किन का जो सैंपल लेते हैं वो किसके यूज़ करके, तो हम अधिकतर बच्चों इसमें ए लगा जाते हैं क्योंकि नाइफ, जैसे माइक्रोटोम में नाइफ का जिक्र होता है बार बार, तो बच्चे यहाँ पर भी ऐसा, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो नाइफ लगा के आया तो उसका नाइफ आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो जो स्काल्प होता है, ठीक है, एक
जैसे कोई स्किन को कट लगाने के लिए जो इस स्काल का यूज़ किया जाता है, तो उसी स्काल पे उसको स्क्रैच करके खरोच करके हम स्किन का जो सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू, ठीक है, ब्लूंट स्काल्प। ठीक है, आप स्काल्प याद रखो तो भी आप उसको राइट कर पाओगे। ठीक है, शार्प नीडल, अब शार्प नीडल तो स्किन में पंचर नहीं कर सकते ना। ठीक है, और कॉटन से कैसे सैंपल ले सकते हैं? कॉटन से कोई स्वैब ले सकते हैं हम, कोई गीला हो, कोई मवाद हो, पस हो, तो उस चीज़ का जो कलेक्शन करना हो हम लोग स्वैब से ले लेंगे, कॉटन से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा आएगा बी। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। सारी चीज़ें ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हमें सिर्फ कन्फ्यूज़न होता है, बाकी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई होती है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कल्चर का रखरखाव मुश्किल है? ठीक है भाई, एरोबिक कल्चर है या सेप्नोफिलिक कल्चर है या एनारोबिक कल्चर, या सभी कल्चर को रखना बहुत ही मुश्किल है। तो भाई देखो, नॉर्मली हम बात करें तो जो एरोबिक का हमारा कल्चर होते हैं, जो ऑलमोस्ट जो कल्चर हम लोग यूज़ करते हैं वो एरोबिक होते हैं। ठीक है, तो उसको तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं, ऐसा खुले में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो एरोबिक कंडीशन से। अब सेप्नोफिलिक मतलब ये होता है, ये सेप्नोफिलिक का मतलब होता है ये एक नॉर्मल, ठीक है, जिसको बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वहाँ पर भी ऐसे जो कल्चर होंगे वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब एरोबिक और एनारोबिक तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो एनारोबिक कल्चर होता है, क्योंकि उसको तो पैक करके रखना होता है ना, इसमें वही सारी चीज़ें पूछी गई है कि कौन सा कल्चर की जो प्लेटें हैं, कल्चर की प्लेट की बात हो रही है, को इसको ऐसा कहाँ रखा है, मतलब उतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो एनारोबिक, इसका जो राइट आंसर है सी है। अब सी क्यों राइट आ रहा है? क्योंकि जो एनारोबिक की जो प्लेट है, अब उसको तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, और हम उसको कितना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन या इंक्यूबेशन में रखेंगे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, पूरी तरह से एब्सेंट हो, तो ऐसी जगह मुश्किल हो जाती है ना। तो वो जो प्लेट होती है वो हमारी एनारोबिक प्लेटें। अब इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी एनारोबिक प्लेटें। ठीक है, जो हमने कल्चर मीडिया की प्लेटें बनाई है भाई, जो एरोबिक प्लेट को तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं, सेफ्लिक मतलब उसको भी ये दोनों मीडियम में ग्रो कर सकता है, लेकिन जो एनारोबिक प्लेट है उसको तो ऐसी जगह रखना है जहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो, तभी तो वो एनारोबिक कल्चर प्लेट कहलाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सी है। तो आप भी इसका देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक अनुमान लगा सकते हो। चौथे का आंसर देख सकते हैं अपन, द रिएजेंट यूज इन द एस्टिमेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो पहले क्या पूछा जाता तो कुछ अलग तरीके से पूछा जाता था, अब उसमें थोड़ा और डीपली एक लेवल और नीचे चले गया। पहले सिंपल पूछा था, ग्लूकोज की बात आती तो हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस लगा देते थे। ठीक है, बेनेडिक्स, जैसे कीटोन बॉडीज़ के लिए तो रोथराज लगा देते थे। ठीक है, और हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे तो बेनेडिक्स, तो लेकिन बेनेडिक्स यहाँ पर आंसर में वो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या सोचना है, देखो यूरियाज रिएजेंट, अब यूरियाज तो यूरिया के लिए लगता है, इसको तो हटाई दो। ठीक है, हेक्सोकाइनेज रिएजेंट, हेक्सोकाइनेज, अब इसको हमें सोचना है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेंगे, जैसे जब भी रिएक्शन हम क्रेटिनिन के लिए लगाते हैं तो हमारा ए और सी तो का आंसर नहीं होने वाला है, नॉन ऑफ द अबोव भी नहीं होने वाला है, तो हो ना हो हमारा आंसर बी ही होगा। लेकिन बी क्यों होगा? जैसे कि हमने पढ़ा है जो शुगर के हमने पढ़ा था, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सो, पेंटोस पढ़ा था ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें सोचना है। तो जो हेक्सोकाइनेज रिएजेंट है वही हमारा ग्लूकोज रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज के स्टिम्युलेशन के लिए। अब हमने जो फर्स्ट हमने ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस देखा था, तो जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो एंजाइम भी हमारा हेक्सोकाइनेज ही होता है। ठीक है, तो उसी के आधार पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस तरीके से हमें पूरी तरीके से सोचना है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया और हम किस तरीके से इसको सोल्व करें। ठीक है भाई, ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा था ना, तो जो फर्स्ट एंजाइम्स होता है वो हेक्सोकाइनेज ही होता है। ठीक है, इसी पर्पज़ पे अब यहाँ पर यूरियाज तो आएगा नहीं, तो हेक्सोकाइनेज रिएजेंट इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो। जफी तो हमारा क्रेटिनिन के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन तो ट्रिकी होते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है, सभी को कन्फ्यूज़न हो जाता है।
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द मेथड यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। उस मेथड का नाम बताना है जो रिएक्शन को नापता है, जैसे कोई सी भी रिएक्शन हो, जेफी रिएक्शंस हो, बेनेडिक्ट रिएक्शंस हो, ठीक है, जो भी हमारा सॉल्यूशन हमारे ब्लड के साथ में रिएक्शन करता है, उस रिएक्शंस को मेजर करने की, ठीक है, टेक्निक को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं, इम्यून मेथड बोलते हैं, प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं, एंड पॉइंट मेथड बोलते हैं, या काइनेटिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। इम्यून मेथड तो हम इम्यूनिटी को नापते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, रक्षा तंत्र है, ठीक है, उस कितने स्पीड से या कितने लेवल से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, उसको मेज़र करने के लिए हम इम्यून मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल तो किसी का भी एक सिद्धांत हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे मशीन्स होती हैं, ठीक है, हमारा जैसे कोलोरीमीटर्स होता है, फोटो क्लोरीमीटर्स होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, तो उसमें काइनेटिक मेथड होती है, ठीक है। तो काइनेटिक मेथड क्या मेज़र करती है कि रिएक्शन कितनी, उसका रेट कितना हो रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम काइनेटिक मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी, काइनेटिक मेथड। चलिए छठवें का आंसर देंगे, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड, विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण के कारण ध्वनि कहलाती है, ठीक है। पीरियड आवर्तकाल कहलाएगा, नोट स्वर कहलाएगा, टोन कहलाएगा, या तारत्व्य कहलाएगा, ठीक है, पिंच। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन से, फिर भी हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को भी सोल्व करवाएंगे, जो नॉन टेक्निकल है उनको भी सोल्व करवाएंगे लास्ट में, ठीक है। पर ये आ गया तो इसको भी हम देख लेंगे, इसमें इसको किस तरीके से इसमें पूछा गया। देखो, अगर कोई सिंपल चीज़ होती है, सिंपल ध्वनि होती है, उसको हम टोन बोलते हैं, कोई एक टोन होता है, ठीक है। तारत्व्य मतलब कोई जो तार होती है, तार की ध्वनि को हम तारत्व्य बोलेंगे। और टोन की बात करेंगे, टोन एक ही ध्वनि होती है, लेकिन जो मिश्रण होता है, ठीक है, कोई एक लय होता है, ठीक है। तो लय क्या होता है कि 7 सुरों को मिला के बोला जाता है ना, तो वो एक क्या है, मिक्सचर होता है, ठीक है। जो हमारा स्वर होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। और टोन क्या, टोन एक ही आवाज़ होगी, ध्वनि तो होगी लेकिन एक ही उसका सुर होगा, ठीक। लेकिन जो स्वर होता है वो हम बोलते हैं ना 7 स्वर, तो वो क्या मिक्सचर आवाज़ होती है, एक स्वर निकलता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं नोट, स्वर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर ये सिंपल आवृत्ति बोलेंगे, मिश्रण के अलावा सिंपल बोल दिया, तो उसका जो राइट आंसर आएगा टोन, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा स्वर। स्वर मतलब 7 स्वर, तो वो सब मिलकर एक स्वर बनता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी। चलिए 7वां का आंसर देंगे, द एनिमल विच ले एग आर कॉल्ड, अंडे देने वाले जानवरों को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, हिंदी इंग्लिश में इसलिए दिए क्योंकि आप अगर हिंदी में पढ़ के आए हो तो हिंदी में उसका आंसर कर सकते हो, इंग्लिश में आप अगर जानते हो तो इंग्लिश में आंसर कर सकते हो, लेकिन आई होप कि कोशिश करना आप इंग्लिश का ही पढ़ो, क्योंकि जो इंग्लिश का पढ़ते हो वो सही जाता है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का हमें जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हमने बुक में इंग्लिश में पढ़े हुए रहते, तो वो इंग्लिश का ही हमारे दिमाग में बैठा रहता है, ठीक है। क्योंकि हिंदी के नाम कुछ का कुछ जाता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होने वाला है, ओविपेरस हो सकता है, विवोपेरस, या एम्बीपेरस, या ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो बच्चों को अंडे देने वाला और जो बच्चे देता है, ठीक है, बच्चों को जन्म देता है, वो विवोपेरस कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये अंडे देने वाले को अपन बोलेंगे ए, ओविपेरस, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है ए, ओविपेरस, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए इसका आंसर देंगे, द डिवाइस विच मेंटेन द सेट टेम्परेचर अ हॉट एयर ओवन इज कॉल्ड, वह उपकरण जो किसी हॉट एयर ओवन में निर्धारित तापमान को बनाए रखता है, उसे कहा जाता है, उस डिवाइस को कहा जाता है थर्मोस्टेटिक चेम्बर्स, इंडिकेटर्स, या स्टील डोर्स, ठीक है। मतलब जैसे हम बताते, देखो पहले क्वेश्चन आते थे हॉट एयर ओवन के टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन बनते थे कि उसका टेम्परेचर कितना होता है, कितने टाइमिंग के ऊपर रखना होता है, लेकिन अब उसके जो पार्ट्स है उसके बारे में भी पूछ लिया गया है, ठीक है।
कि वह उपकरण जो किसी हॉट एयर में निर्धारित तापमान को बनाए रखता है। तो हमने एक चीज़ बताई गई थी, जब जैसे ग्रुप 5 के जो क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट से, वो भी ग्रुप आरआरबी में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन से उसमें चाहे आरआरबी हो, एम्स हो, ठीक है, सीआर हो, ठीक है, आईसीएमआर हो, सभी के लिए हमने क्वेश्चन जो डले हुए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन सब डले हुए हैं, ठीक है। पूरे सारे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो वहाँ पर हमने बहुत सारे ट्रिकी माध्यम से बताए गए। तो जैसे टेम्परेचर की बात आ गई, थर्म मतलब हीट की बात आती है, तो थर्मस की बात आती है, ठीक है। जैसे हम चाय वाय गर्म करते हैं तो थर्मस में वो गर्म करते हैं। तो थर्मस क्या होता है, वो एक टेम्परेचर को बनाए रखता है, ठीक है, एक मेंटेन करके रखता है थर्मस, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो जो थर्मस होता है, तो जो थर्मस होता है वो चाय के जो गर्म टेम्परेचर को बनाए रखता है, ठीक है, इसलिए उसको थर्मस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, थर्मोस्टेटिक। जो थर्मोस्टेटिक क्या होता है, वो हॉट एयर ओवन में उसके टेम्परेचर को बनाए रखता है, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो बाकी आंसर तो इसके गलत है, थर्मोस्टेटिस इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल वर्क फॉर अ ब्लड बैंक, निम्नलिखित में से कौन से लोग ब्लड बैंक के लिए काम करते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक में कौन काम करते हैं, मेडिकल ऑफिसर करता है, या चिकित्सा अधिकारी करता है, टेक्नीशियन करता है, या नर्स करते हैं, या सभी लोग करते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक की बात कर रही है इसमें। तो देखिए, जिन लोगों ने अगर हड़बड़ी में अगर लगाओगे तो आप इसको गलत लगा के आ जाओगे, आप टेक्नीशियन करके आ जाओगे कि ब्लड बैंक में टेक्नीशियन ही होता है। तो ऐसा नहीं है, ब्लड बैंक में टेक्नीशियन भी होगा, नर्स की ड्यूटी भी लगा सकते हैं, और एमओ की जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेक्नीशियन नहीं लगाओगे क्योंकि आप समझोगे कि ब्लड बैंक में तो टेक्नीशियन होता है। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन से लोग ब्लड बैंक के लिए काम करते हैं, तो ये सभी लोग ब्लड बैंक में काम करते हैं, ठीक है। तो सभी की ड्यूटी लगाई जाती है ब्लड बैंक में। तो आप टेक्नीशियन नहीं लगाए, और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो घबराए नहीं। चलिए इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला, अनआइस्ड ब्लड, ठीक है। देखो इसमें सिंपल बोल सकते हैं कि बिना आइस यूज़ किए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जो एक तरीका होता है उसको कन्वर्सेशन करने का, तो हम उसी ट्रिक को समझ के पढ़ना है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बहुत कोशिश करता है कि क्वेश्चंस को कहाँ मैं छुपाऊँ, ठीक है, उसके आंसर को कहाँ, भले कि क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर छुपा होता है, लेकिन हमें वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, और हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश भी यही है कि आप उस चीज़ को समझें, ठीक है। तो अनआइज्ड ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम ब्लड गैस एनालाइज शुड बी एनालाइज्ड विद इन, ठीक है। रक्त गैस विश्लेषण के लिए बिना बर्फ में रखे नमूनों का विश्लेषण इतने समय के अंदर किया जाना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, 2 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, 45 मिनट के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम ये किसके लिए करते हैं ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए। जो गैस की बात करें, ठीक है, गैस विश्लेषण, तो ऑब्वियसली हम जो उसको टेस्ट बोलते हैं उसको एबीजी बोलते हैं, ठीक है, एट्रियल ब्लड, ठीक है, एट्रियल ब्लड गैस, तो उसको एबीजी बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें जो ब्लड में जो गैसेस होती है उसका एनालाइज हम कर सकते हैं, तो उसको एबीजी ब्लड बोलते हैं। तो जो और सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं, आर्टरी से, ठीक है, क्योंकि एबीजी एट्रियल ब्लड गैसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको कितने समय के अंदर अंदर उसको वो करना, जैसे हम उसका सैम्पलिंग कर लेते हैं तो सबसे फास्ट उसका हमें एनालाइज कर लेना चाहिए, तो 30 मिनट के अंदर अंदर ही हमें परफॉर्म कर लेना चाहिए। अदरवाइज जो इन्वायरमेंट की जो गैसेस है उसके कांटेक्ट में आकर हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है, इसीलिए 30 मिनट के अंदर अंदर इसका एनालाइज कर लेना चाहिए। जो, ठीक है, एबीजी ब्लड होता है उसका विश्लेषण एनालाइज कर लेना चाहिए 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। और भी क्वेश्चन जो बन रहे हैं जैसे एबीजी क्वेश्चंस, एट्रियल से हम कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग नोट ज़रूर करें, ठीक है। और जिसको आता है वो कमेंट में बताए कि, ठीक है, और भी चीज़ें कुछ कमी बेसी होती है वो आप कमेंट में कर दें, तो हम सबके कमेंट देखते हैं।
चलिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स नॉन एज द, ठीक है, मांसपेशियों की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। किसको? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेक्रोलेमा या डायफ्राम या पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। विसरल और प्लूरल मेम्ब्रेन कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ये हमें देखने को मिलती है लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में पानी भर जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो पानी भर जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण बच्चों को निमोनिया हो जाता है। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भर जाता है उसके कारण बच्चों को निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं और वो प्लूरल मेम्ब्रेन में होता है, और ये कहाँ होता है? हमारा लंग्स में होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं है, ठीक है। सार्कोलेमा की बात करें तो सार्कोलेमा क्या है? ये पेशी चोल, ठीक है, चोल मतलब एक चोला, ठीक है, एक जो सन्यासी होता है वो भगवा रंग का चोला धारण कर लेता है, ठीक है। तो वो चोला, सार्कोलेमा मतलब एक मांसपेशियों के ऊपर एक चोला है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा गया? वही सारी चीज़ें तो पूछी गई है, ठीक है। और डायफ्राम की बात आ रही है तो डायफ्राम क्या है? उसको ये डिवाइडेड करता है, ये थोरेक्सिक और एब्डोमिनेंट पार्ट्स को क्या करता है? ये सेपरेट करता है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक पार्ट और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनेंट पार्ट, ये दोनों चीज़ों को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये इसका मेम्ब्रेन नहीं आ सकती है, ठीक है। और पेरिकार्डियम तो ये तो हृदय आवरण है, ये हार्ट का ही एक कवरिंग पॉइंट है। हार्ट के ऊपर हार्ट की 3 होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ठीक है। तो जो हार्ट की जो सबसे ऊपर वाली है वो पेरिकार्डियम, जो बीच वाली है वो मायोकार्डियम, वो जो हार्ट के पास होगी वो पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सार्कोलेमा, पेशी चोल मतलब जो पेशी है उसका चोला, मतलब उसका चोला मान लो हम लोग, ठीक है। जैसे एक सन्यासी बाबा एक चोला धारण करते हैं भगवा रंग का, उसी प्रकार के सार्कोलेमा पेशी चोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, राइस वाटर स्टूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ठीक है, जो चावल के पानी जैसे मल की विशेषता निम्नलिखित में से किसकी है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, कॉन्स्टिपेशंस के कारण, या कोलेरा के कारण, या स्टोरिया के कारण, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तो जो हमारा स्टूल्स होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में कैसा दिखाई देता है? वो एक ग्रीन कलर का इन्फेक्शन वो स्टूल दिखाई देता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में इसमें जो स्टूल्स होता है वो एकदम टाइट होता है, ठीक है, एक डिहाइड्रेट होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो कोलेरा के जो फॉर्म में होता है वो एक दूधिया टाइप का दिखाई देता है, ठीक है, चावल के जैसा दिखाई देता है, तो वो कोलेरा के इसमें दिखाई देता है, ठीक है। और स्टोरिया में तो एकदम वो पतला ही होता है, लूज मोशन ही लगता है, लेकिन जो दूधिया टाइप का दिखाई देता है चावल के पानी जैसा, वो कोलेरा केस में दिखाई देता है, ठीक है। बैक्टीरियल की बात करेंगे तो ग्रीन, और कॉन्स्टिपेशन में तो एकदम वो जो स्टूल का जो फॉर्म होगा वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है उसमें, ठीक है, वाटर की मात्रा कम होती है, ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस में आ जाती है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें नोट करना है और अच्छे से, ठीक है, एक कॉपी बना लो और उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़रूर नोट करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें आती है। ग्रुप 5 में भी ऐसा ही हुआ है। ग्रुप 5 में बहुत सारे बच्चों का कहना था कि आपने जो पढ़ाया वही आया, और स्पेशल मेन बात तो ये है कि जो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, ठीक है, माइक्रोपैथो और क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें दी गई है, वही सारे चीज़ें सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ देखो एक अनुमान लग जाता है कि हर साल किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा एक अनुमान लग जाता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर भी आ गया। हार्मोन सीक्रेट बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है, तो वो है पैराथार्मोन एंटीरियर से नहीं होता, ये पोस्टीरियर से होने वाले हैं, ठीक है। बाकी TSH ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हैं, ठीक है, अंतर्ग्राही द्वारा स्रावित हार्मोन्स में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो पैराथार्मोन है वो जो उसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अधिकतर बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, TSH, T3 और T4, ठीक है। तो जो TSH वो थायराइड हार्मोन्स
तो क्या करती है, थायराइड हार्मोन्स नहीं होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला TSH दिया गया है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, और T3 और T4 है वो हमारे थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों का, इसलिए पूछते हैं। तो ये बहुत सारी जो ग्रुप 5 के लिए हमने जो क्वेश्चन वीडियो डाले गए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो आपको RRB में भी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हो। चलिए, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस विद इन द बॉडी। जब हेपेटाइटिस बी का वायरस हमारी बॉडी में चले जाता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ठीक है, शरीर के भीतर हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए रोध भवन अवधि कितनी होती है। ठीक है, वही पूछा गया इसमें। तो उसकी जो अवधि होती है कितने, 20 से 30 दिन की होगी, या 30 से 80 दिन के लिए होगी, या 10 से 20 दिन के लिए होगी, या 45 से 180 डेज की होगी। तो जो हेपेटाइटिस बी का जो पीरियड काल होता है वो 45 से 180 दिन के लिए उसका पीरियड काल होता है। ठीक है, तो आप नोट कर ले, आप A B C इन सभी चीज़ों का देख ले, क्योंकि अगली बार इन चीज़ों से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है D, 45 से 180 दिन के लिए उसका पीरियड काल होता है। चलिए, इसका आंसर देखेंगे। द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर द स्लाइड प्रिपरेशन इज। ठीक है, तो कॉमनली फिक्सेटिव कौन सा होगा, आप सभी जानते हो, बेनेडिक्स रिएजेंट। बेनेडिक्स तो ये हमारे ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए करते हैं हम लोग। डिस्टिल वाटर, ये कोई फिक्सेटिव नहीं है। ठीक है, फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन हमारा फिक्सेटिव है। ठीक है, और सब जानते हैं कि हिस्टोलॉजी में नॉर्मल फिक्सेटिव के रूप में हम फॉर्मेलिन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका C इसका राइट आंसर है। चलिए, माइक्रोब्स लिविंग इन कंप्लीट हार्मली विद द होस्ट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज नॉन अस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ग्रुप 5 का भी क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैंने पूरे वीडियो में जो दिए गए हैं वो आप सभी एग्ज़ाम के लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए थे, तो आप ज़रूर देखिए वो सारे वीडियो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर है जो एक नए तरीके से, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को समझना चाहिए। इसमें क्या बोला गया कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए मेज़बान के साथ पूर्ण सामंजस्य के साथ रहने वाले सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जा सकता है। तो पैथोजन के रूप में, माइक्रोब्स के रूप में, कॉमन सेल्स के रूप में, या वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में। ठीक है भाई, पैथोजन क्यों होगा, पैथोजन का मतलब तो रोग, ऐसे बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करेंगे, भाई हमारे साथ रहेंगे और हमें बीमारी उत्पन्न करेंगे, उनको तो हम पैथोजेनिक कहते हैं। माइक्रोब्स मतलब ये भी रोग उत्पन्न करेंगे। ठीक है, माइक्रोस मतलब ये तो रोगाणु है, ये भी रोग करेंगे। कॉमन जल सहभोजी, ये बिना उससे कुछ नुकसान पहुंचाए उसके साथ जीवन यापन करते हैं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कॉमन जल। ठीक है, वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म मतलब ये तो मतलब उग्र जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन करते हैं, वायरस है ये। ठीक है, और इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म उग्रवादी जीव होते हैं। ये उग्रवादी का मतलब होता है कि ये जल्दी ये किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है C। चलिए, इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चन आए, MCV, MCH, ठीक है, PCV, ESR, इन 4-5 में से एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में बनता हुआ है। ठीक है, तो मैंने पर्सनली इसके वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखें। पूरे वीडियो मैंने हर एक चीज़ की पर्सनली, हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के पर्सनली उसमें लेक्चर डले हुए हैं, आप ज़रूर देखें। पूरा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रेंज तो हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इसमें MCH की नॉर्मल रेंज और कैसे इसको याद रखें वो सारी चीज़ें भी बताई गई है, तो आप ज़रूर देखें इसमें। ठीक है, और जितने भी BMLT DMLT जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ग्रुप 5 में, वो सारे बच्चों को शेयर कर दें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चीज़ का चार्जेस नहीं है। ठीक है, पूरी आपके RRB की प्रिपरेशन 26
अप्रैल तक हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी BMLT DMLT का एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है। चलिए, तो इसका जो नॉर्मल रेंज है MCH का, ठीक है, तो MCH का हम कैसे, जैसे अधिकतर बुकों में 27 से 32 लिखा होता है, ठीक है, और MCSC का 32 से 40, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब हम पढ़ के आए हैं 32 से 27 से 32, तो हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे क्या 27 से 32 है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, -+2 दिया है, 2.5, ठीक है, 2.5 माइनस+ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होना, दो ज़्यादा और 2 कम, तो ठीक है, माइनस+ इसमें वही जा रहा है 29, ठीक है, 29 अगर 2 कम करेंगे तो 27 और 2 जोड़ेंगे तो 32, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, 28 32 जो भी 33 जो भी बन रहा है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है A, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसको सिर्फ घुमाने के लिए आप 27 से 32 ढूंढोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बुकों में उसकी जो नॉर्मल रीडिंग दी गई है 27 से 32 ही दी गई है, ठीक है। तो आप ये समझना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो A क्यों है, क्योंकि इसमें देखो 29.5 दिया हुआ है और -+ 2.5 PG दिया है, पिकोग्राम पर सेल, ठीक है। तो हम अगर 2.5 माइनस करेंगे तो ठीक है लगभग 28 और प्लस करेंगे तो 33 लगभग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा A, इस तरीके से। और MCH की तो 32 से 40 आगे, अब 32 से 40 बोल दिया, ठीक है, तो आप किसको करोगे इसमें, B वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए, इसका आंसर देख सकते हैं आप, अ स्पेसिफिक मोलिक्यूल दैट बाइंड टू रिसेप्टर इज अ कॉल्ड, ठीक है, एक विशिष्ट अणु जो एक रिसेप्टर को बांधता है और उसे रिसेप्टर का, ठीक है, रिसेप्टर को उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी जो एक रोगाणु कैरियर करता है, ठीक है, ये कैरियर के ले जाने का काम करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाहक, ठीक है। जैसे मच्छर की बात करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो है वो एक वाहक का काम करता है, ठीक है। वो हमारे अंदर क्या पेनिट्रेट करता है, वो मलेरिया कॉज करता है। तो मलेरिया कॉज करने के लिए जो वाहक है कौन है, हमारा मच्छर, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो वो एक कैरियर का काम करता है और इसमें यही सारी चीज़ें पूछी गई है, ठीक है, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। जैसे कोई हमें सामान ढोना होता है, ठीक है, तो हम किसी गाड़ी का यूज़ करेंगे, कोई वाहन यूज़ करेंगे, कोई साधन देखेंगे ना, वाहन, ठीक है। भाई हमें जैसे घर से कपास भर के मंडी लाना होता है तो कुछ हमें वाहन की आवश्यकता होती है, जैसे पिकअप की आवश्यकता होगी, तो वो क्या है, हमारा वाहक है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो कैरियर आएगा, लिगेंड्स नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का जनक किसे कहा गया है, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट कोच को, या हिप्पोक्रेट को, या स्पेन हेल्स को, ठीक है। तो जो मेडिसिन का फादर, ठीक है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच ने कोच बेसिलाई दिया था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब बोलोगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हम सिलेबस से जुड़कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, चेक करते हैं, C, हिप्पोक्रेट, इसको राइट आंसर है। चलिए, इसका आंसर देखेंगे, द डिसइंफेक्टेड कॉमनली अप्लाइड ऑन द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन। जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हम उससे पहले क्या अप्लाइड करते हैं, तो ओबियसली हम अल्कोहल, ठीक है, स्पीड अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो कितने %, ठीक है, कौन सा अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोराइड, एसीटोन, या 70% इथेनॉल, या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए, अल्कोहल, नॉल वाला मतलब अल्कोहल ही है, वो अल्कोहल का ही ग्रुप है, तो हम वहाँ पर जो यूज़ होता है वो
70% इथेनॉल का यूज़ करते हैं। जो हम आपका जो कॉटन सोप होगा ना उसके ऊपर भी लिखा होता है 70% अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, जो हम रब करने के लिए यूज़ करते हैं वो 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ऑल स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज़, सभी विशेष प्रकार की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वाटर यूज़ किया जाता है, वो कौन सा वाटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाटर तो यूज़ करेंगे, ओबियसली वाटर यूज़ करेंगे, गलती से डिस्टिल वाटर यूज़ ठीक है नहीं लगाना है। पहले अच्छे से पढ़ना है, पहले चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। पहले अगर आपने पढ़ा है ये, अगर रिएजेंट ग्रेड पढ़ा हुआ है तो आपको उसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इसमें क्या बोला गया कि ऑल स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज़, सभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन से वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 3 और या डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो अधिकतर लोग इसमें क्या करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 को हटा के ना उसमें वो डिस्टिल वाटर करके आते हैं, जो कि उनका आंसर गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है टाइप 1 रिएजेंट ग्रेड वाटर, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। हार्मोन ऐसे यूजिंग इम्यूनो ऐसे टेक्निक रिक्वायर्ड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। या इम्यूनो ऐसे तकनीक के लिए उपयोग में होने वाले हार्मोन जांच में निम्नलिखित को छोड़कर सभी की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम देखेंगे टैप वाटर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें देखो जो टेप वाटर होता है वो थर्ड लेवल का पानी होता है, ठीक है। जो टेप वाटर होता है, नल का पानी होता है, वो थर्ड लेवल का होता है, ठीक है। और जो मिनरल वाटर होता है वो सेकेंड लेवल का होता है, ठीक है। और एक शुद्ध पानी डिस्टिल वाटर से पहले आवश्यकता को हम लोग टॉप 1 बोलते हैं, ठीक है, ग्रेड 1 का जो वाटर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। जो टेप जो नॉर्मल नाले का पानी होता है वो हमारा थर्ड लेवल का होता है, ठीक है। और जो कुछ पीने योग्य पानी होता है वो सेकेंड टाइप का होता है। लेकिन जो एक वाटर स्पेशली जो वाटर होता है, ठीक है, एक मिनरल वाटर टाइप का होता है, वो 1 टाइप का होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर बी है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें द हार्मोन्स ऐसे यूजिंग इम्यूनो ऐसे टेक्निक, ठीक है, इम्यूनो टेक्निक के लिए उपयोग में होने वाले हार्मोन जांच में निम्नलिखित को छोड़कर सभी की आवश्यकता होती है। तो टेप वाटर है उसमें क्या यूज़ करते हैं, टेप वाटर उसमें यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि वॉशिंग सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोल्यूशन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम सॉल्यूशन और उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ का रिएक्शंस करवाते, फिर उसको वॉशिंग सॉल्यूशन से उसको वॉश करते हैं, तो जो उसके जो अटैच जो एंटीबॉडी होगी तो वो अटैच वहीं अटैच हो जाएगी, और बाकी जो एक्सेस एंटीबॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, वॉश हो जाती है, ठीक है। जब हम एलाइजा टेस्ट लगाते हैं तो एलाइजा परफॉर्मेंस में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। हमने देखा था ना, जब एलाइजा टेस्ट लगाते डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें वॉशिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते, तो उसमें जितनी एंटीबॉडी अटैच होना होती है वो अटैच हो जाती है और बाकी वॉश हो जाती है, ठीक है। जैसे हम छानते हैं ना, जैसे जैसे पानी में से हम रेत निकालते हैं तो उसमें से कुछ मिट्टी क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, और जो कंकड़ बच जाते हैं, उसी प्रकार हम एक वॉशिंग सॉल्यूशन के थ्रू एंटीबॉडी को भी बचा लेते हैं, ठीक। और सीरम सैंपल की तो आवश्यकता होगी, कैलिब्रेशन की अभी आवश्यकता होती है कि कितनी एंटीबॉडी बची है, कितनी एंटीबॉडी वॉश हो गई है, कितने टाइम में, तो ये सारी कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन की आवश्यकता भी होती है, सीरम सैंपल की आवश्यकता होती है, वॉशिंग सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो टैप वाटर नल के पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सेल ऑफ द प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीज़ें अपने पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट आरबीसी का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट स्टेज क्या होती है, और प्लेटलेट की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, ठीक है। जैसे इरेथ्रोब्लास्ट आरबीसी की आ गई है, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, लिम्फोसाइट का, मेगा कार्योसाइट ये होता है हमारी प्लेटलेट की पेरेंट सेल्स होती है, ठीक है। ये प्लेटलेट का ही अदर नाम मेगा कार्योसाइट कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेज होती है, हालांकि हम उसको मेगा कार्योब्लास्ट बोलते हैं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है वो मेगा कार्योसाइट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा मेगा कार्योसाइट। ठीक है, जैसे ल्यूकोब्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोसाइट WBC के लिए यूज़ करते हैं, इरेथ्रोसाइट RBC के यूज़ करते हैं, उसी प्रकार मेगा कार्योसाइट भी हम प्लेटलेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें को ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ना है। चलिए, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज पेनिट्रेट द ओजन लेयर इन अटेंटेड फॉर्म एंड रीच द अर्थ? निम्न में से कौन सी किरणें ओजन परत में क्षीण रूप में प्रवेश कर पृथ्वी तक पहुंचती है? तो ये तो सभी जानते हैं कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, तो सब जानते हैं एक्सरेज तो एक्सरे में होते हैं। ठीक है, तो जो यूवी रेज होती है अल्ट्रावायलेट किरणें ही पराबैंगनी किरणें होती है जो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करती है। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं। चलिए देखो, इसमें क्या पूछा गया था, नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बातें हो गई है, क्योंकि देखो पहले क्या ब्लड में पूछा जाता था, हम 6 से 8 फटाक से लगा देते थे। अब ये CSF में पूछा है, क्योंकि CSF में प्रोटीन का परसेंटेज टोटल प्रोटीन कितना होता है। ठीक है, तो 15 से 60 mg/dl होगा। ठीक है, यह 100 से 120 mg/dl, 125 to 80 mg/dl। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। ये 90 से 110 mg/dl। ठीक है, तो ये CSF की बात हो रही है। तो आप सभी लोग उसका ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें देख लें, ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो हमेशा प्रोटीन का तो नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो नॉर्मल रेंज तो आप ज़रूर पढ़ के रखें, नॉर्मल रेंज के ऊपर से हमेशा क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला हम चेक कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 15 से 60 mg/dl। ठीक है, 15 से 60 mg/dl इसका CSF में टोटल प्रोटीन होता है। हम ब्लड की बात करेंगे तो 6 से 8 mg/dl। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक के बाद एक क्वेश्चन पूरे सारे जो प्रीवियस पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में आपके 25 अप्रैल तो 26 अप्रैल को तो पेपर ही है, तो 25 अप्रैल तक हम बहुत सी ऐसे संभावित क्वेश्चंस को लेके आने वाले हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि हम आपके लिए बहुत ही कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर से बेटर तरीके से हो सकते हैं। तो सभी लोगों को एक बार ज़रूर शेयर कर दें, और जो बच्चे अच्छे प्रिपरेशन की कोशिश करते हैं कि इस बार सिलेक्टेड हों, क्योंकि ग्रुप 5 में भी ऑलमोस्ट बच्चों के सिलेक्टेड नंबर आए हैं, अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने तैयारी करी है, तो बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने विजिट भी किया करके रखा है चैनल को। ठीक है, तो आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखें चैनल को, हम आपके सपोर्ट में आपकी तैयारी को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।